कोई 40 से 50 मेल और फीमेल पुलिस अफसरान और प्लेन क्लोथ पर्सनल जो मेरी घर की जो गेट है उसे टाप कर अंदर आए अपने वेपन के साथ। उसकी वीडियो भी मौजूद है। एक जो बंदा है वो मुश्किल से गेट टाप के आ रहा है और दूसरा कमांडो टाइप बंदा है जो बहुत तगड़ा था और जो अंदर इस तरह आया अपनी बंदूक लेकर, और उसकी जो रिफ्लेक्सेस थी वो भी पुलिस जैसी नहीं लग रही थी। जिस तरीके से ये गिरफ्तारी की गई वो दिखाती है कि जो ये 4 साल से बोल रहे थे कि जी हम वोट को इज्जत देंगे और जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स की ये प्रोसिक्यूशन है उसे खत्म करेंगे, ये तो मुनाफिक निकले हैं, सबसे बड़े मुनाफिक निकले हैं। इस वक्त पाकिस्तान में कोई इंसानी हकूक नहीं है, कोई आइन नहीं है, और जो इस मुल्क में अभी सब कुछ हो रहा है ये मार्शल लॉ है। जो मौलाना फजल रहमान और उनके जो सपोर्टर्स और वर्कर्स हैं, जिस तरह वो रेड जोन में एंटर हुए हैं, ये किस तरह की डबल स्टैंडर्ड है कि 144 लगा हुआ है, बाकी आप औरतों के घरों में जाकर रेड कर रहे हैं 2:30 इन द मॉर्निंग, और जो बाकी तरफ पर मौलवी हैं उन्हें आप रेड जोन में खुली छुट्टी दे रहे हैं। तो ये किस तरह का डबल स्टैंडर्ड है? मिस ईमान मज़ारी साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एडवोकेट साहब, आप इस वक्त भी मिस शेरी मज़ारी साहिबा से मिलने जा रही हैं हडियाला जेल में। तो आपके घर के ऊपर जो रेड हुई थी वो रेड थी या आपके घर के ऊपर हमला था? जी बिल्कुल हमला ही था, क्योंकि रात के कोई 2:30 इनफैक्ट सुबह के 12 तारीख को कोई 40 से 50 मेल और फीमेल पुलिस अफसरान और प्लेन क्लोथ पर्सनल मेरे घर के बाहर थे। उन्होंने बहुत इंटिमिडेशन टैक्टिक्स यूज की। उन्होंने इवन दो हम कह रहे थे कि आप बस वारंट दिखा दें, हम कोई इधर अरेस्ट कोई रेजिस्ट नहीं कर रहा, उन्होंने फिर भी बहुत देर बाद वारंट दिखाया। और वारंट दिखाने से पहले 2 लोग थे प्लेन क्लोथ में जो मेरी घर की जो गेट है उसे टाप कर अंदर आए अपने वेपन के साथ। उसकी वीडियो भी मौजूद है। तो ये तो मतलब है सरासर बदमाशी है। वो यही गिरफ्तारी कर सकते थे सुबह, किसी ने रेजिस्ट नहीं करना था। मेरी वालदा वाहिद एक वो लीडर थी जो हाइडिंग में भी नहीं गई और कहीं मतलब वो फेस करी थी उस अरेस्ट को। तो इस हैवी हैंडेडनेस और इस बदमाशी की कोई जरूरत नहीं थी। और उस वक्त आप सिर्फ दो माँ बेटी घर में थी, कोई मर्द भी नहीं था, कोई और बंदा नहीं था? जी बिल्कुल, कोई मेल फैमिली मेंबर नहीं था। मैं और मेरी वालदा अकेले रहते हैं, हम अकेले घर में थे, 2 खवातीन थी। और इसके बावजूद जिस तरीके से ये गिरफ्तारी की गई वो दिखाती है कि जो ये 4 साल से बोल रहे थे कि जी हम वोट को इज्जत देंगे और जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स की ये प्रोसिक्यूशन है उसे खत्म करेंगे, ये तो मुनाफिक निकले हैं, सबसे बड़े मुनाफिक निकले हैं। और ये जो प्लान क्लॉज बंदे थे, ये प्लान क्लॉज का क्या कंसेप्ट है जो पूरे पाकिस्तान में इस वक्त जाते हैं और प्लान क्लॉज उठाकर लेकर आ जाते हैं और कोई पूछने वाला नहीं है कि ये कौन लोग हैं? जी मैंने तो उनसे पूछा था, इनफैक्ट मैंने उन्हें पूछा सिर्फ नहीं था, मैंने बताया था कि मैं जानती हूँ आप या तो आईएसआई से हैं या आप एमआई से हैं, हमेशा उन्हीं एजेंसी से होते हैं। और इसके ऊपर अगर आप वो वीडियो देखें, जो बंदा गेट फलांग कर आ रहा है, दूसरा वाला, पहला वाला नहीं दूसरा वाला, जी। अगर आप मुवाजना करें उन दोनों वीडियोस की, उन दोनों लोगों की वो मूवमेंट की, तो आपको ये नजर आएगा कि जी एक जो बंदा है वो मुश्किल से गेट टाप के आ रहे हैं और दूसरा कमांडो टाइप बंदा है जो बहुत तगड़ा था और जो अंदर इस तरह आया अपनी बंदूक लेकर, और उसकी जो रिफ्लेक्सेस थी वो भी पुलिस जैसी नहीं लग रही थी। अच्छा, ठीक है। और शेरी मज़ारी साहिबा, उनकी तबीयत कैसी है? उन्हें कोई टैबलेट्स, गोलियां, दवाइयां जो खाती हैं वो मिल रही हैं या नहीं मिल रही? जी दवाइयाँ भी बहुत मुश्किल से पहुंचाई थी, उन पर बहुत सख्ती है। उनका जो सेल है वो सी क्लास सेल है, तो ओ। उसमें पंखा भी नहीं है, कूलर भी नहीं है, और उन्हें हाई ब्लड प्रेशर है। उनकी पूरी टांग, उनका पाँव सूजा हुआ है, उन्हें सिवियर फूड पॉइजनिंग है। वो पहले भी आर्थराइटिस की और ब्लड प्रेशर की मरीज हैं, और उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया जा रहा है। शेरी मज़ारी साहिबा ही वो उस वक्त उन्होंने एडवोकेट किया था मियां नवाज शरीफ साहब के लिए कि उनकी तबीयत खराब है, मियां खान साहब उन्हें जाने दें। तो आज जब उनकी तबीयत खराब है, आप आवाज भी उठा रही हैं, तो ये जो सलूक है, इसे इसे आप कैसे डिफाइन करेंगी? मैं कहूंगी कि जी ये पीडीएम ने सबसे पहले फौज का सारा मलबा अपने सर पे लिया, ये मुझे समझ नहीं आई कि उन्होंने ये क्यों किया। और दूसरा कि ये सबसे बड़े मुनाफिक इसलिए निकले हैं क्योंकि 4 सालों तक जब पीटीआई की हुकूमत थी, जब मेरी वालदा उस हुकूमत में थी, मैं ऑपोजिशन की ट्रीटमेंट को, जो गलत ट्रीटमेंट थी, गैर कानूनी ट्रीटमेंट थी, मैं उसकी मजम्मत करती थी। और ये सारे लोग आकर कहते थे कि जी आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं और हम आपके साथ खड़े हुए हैं। और अब जब ये मेरे ऊपर गुजरी है, मेरी माँ के साथ हो रहा है, तो ये मुझे अपनी शक्ल दिखाने के काबिल भी हैं। अच्छा, ये भी बता दें कि आपकी वालदा के साथ एक खास किस्म का कहीं ना कहीं पर गुस्सा मौजूद है। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल गुस्सा नहीं है, बल्कि और मामलात को भी लेकर है। ऐसा महसूस हो रहा है आपकी वालदा के साथ स्कोर सेट करने की कोशिश की जाती है?
बिल्कुल जी, मेरी वालदा क्योंकि बोलती हैं जो भी वो चाहें और वो नहीं देखती कि आगे कौन खड़ा हुआ है, वो अपने दिल से बोलती हैं। हाँ, मेरे उनके साथ हज़ार इख्तिलाफ़ात हैं, मैं उनकी राय से नहीं एग्री करती, मैं उनकी सियासत से नहीं एग्री करती, लेकिन ख़ासकर इस दफ़ा जी, वो तो घर में बंद थी 3-4 दिनों से, वो ना कहीं गई हैं, ना कुछ किया है, तो किस लिए उन्हें एमपीओ के तहत डिटेन किया गया है? अब अच्छा साथ ये भी बता दें, आप खुद भी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं, ह्यूमन राइट एडवोकेट हैं, पूरी दुनिया में बातचीत करती हैं, आपकी आवाज सुनी जाती है। इस वक्त ह्यूमन राइट्स पाकिस्तान में एग्जिस्ट करते हैं? नहीं, इस वक़्त पाकिस्तान में कोई इंसानी हकूक़ नहीं है, कोई आइन नहीं है और जो इस मुल्क में अभी सब कुछ हो रहा है, ये मार्शल लॉ है और जो भी कोई सिविलियन अपने आप को इस मार्शल लॉ में शरीक कर रहा है, उनको शर्म आनी चाहिए अपने ऊपर। सुप्रीम कोर्ट फैसले अपने इन्फोर्स नहीं करवा पा रही। जी, सुप्रीम कोर्ट असल में कंट्रोवर्सी को एक ही दफ़ा एंड कर देते हैं, ये कह के कि जी हम फुल बेंच बना लेते हैं, फुल कोर्ट बना लेते हैं। इलेक्शंस तो कोई भी जज नहीं हो सकता जो कहेगा कि जी इलेक्शंस 90 दिन में नहीं होने। सारी जजेस की ज़ाहिर-सी बात है जो आइन कहता है वही राय होगी। तो क्या इतना मसला है कि जी फुल कोर्ट नहीं बना रहे और ऊपर से ये जो पीडीएम वाले हैं जो आखिर आज खासकर जो मौलाना फजल रहमान और उनके जो सपोर्टर्स और वर्कर्स हैं, जिस तरह वो रेड जोन में एंटर हुए हैं, ये किस तरह की डबल स्टैंडर्ड है कि 144 लगा हुआ है, बाकी आप औरतों के घरों में जाकर रेड कर रहे हैं 2:30 इन द मॉर्निंग और जो बाकी तरफ पर मौलवी हैं, उन्हें आप रेड जोन में खुद ही छुट्टी दे रहे हैं, तो ये किस तरह का डबल स्टैंडर्ड है? अब तो ये किस तरह का डबल स्टैंडर्ड है? ये कौन है जिन्होंने इन सबको छुट्टी दे रखी है और ये बिल्कुल दंदनाते हुए फिर रहे हैं इस वक्त? जी, देखिए ज़ाहिर-सी बात है हम जानते हैं कि कौन है और जो वो ताकत एक्सरसाइज़ कर रहे हैं आर्बिट्रेरीली और कोई किसी की जुर्रत नहीं हो रही कि कहें कि जी इस मुल्क में एक आइन है, इस मुल्क में कानून है, उसे फ़ॉलो किया जाए। हमें पता है ये एक तारीखी मसला है, ये कुछ नया नहीं हुआ 1 साल में या 4 सालों में। ये तारीखी मसला है कि जो फ़ौज है वो अपने आईनी हदूद तक महदूद नहीं रह रही और उस चीज़ को चेंज करने की ज़रूरत है। और अगर अगर अब फौज का नाम भी आपने लिया है, तो आप क्या समझती हैं कि फौज का इंटरेस्ट क्या है इन सारे हालात में, जहां पर आपकी ममोशियत क्रिपल कर गई है, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं, तो उनका इंटरेस्ट क्या होगा इस सारे सिस्टम को मेंटेन रखने में? जी देखिए, जब आपके माशी इंटरेस्ट होते हैं, जब आपके बहुत कमर्शियल एंटरप्राइजेज़ होते हैं, जब आपकी 70 सालों से सियासत में इन्वॉल्वमेंट होती है, तो ज़ाहिर-सी बात है आप अपने उस पावर को नहीं सीड करना चाहते और वही इश्यू है कि वो अब भी अपने उस पावर को जो कि गैर कानूनी है, वो आइन के जो पैरामीटर्स है उससे बाहर वो अपने मतलब है उससे एक्सीड कर रहे हैं जो उनका मैंडेट है। तो जब तक वो चीज़ नहीं चेंज होगी तो पाकिस्तान में जमहूरियत का तो कोई मुस्तकबिल नहीं हो सकता। डू यू थिंक सो वो पावर इस वक्त चैलेंज हुई है पाकिस्तान में? जी आई थिंक कि उसे चैलेंज करने का जो तरीका है वो यही है अगर हम इसे लॉन्ग टर्म में देखें कि सारे सियासी जमातें और सारे जो सियासी लीडरशिप है वो इकट्ठे बैठें एक नया चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बनाए ये उन सब के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उनके खिलाफ एक यूनाइटेड फ्रंट पेश करें कि जी हम सिविलियन बालादस्ती पर कायम हैं और हम आइन की सुप्रीमेसी चाहते हैं। ईमान ज़ारी साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। थैंक यू थैंक यू जी, सो मच। बहुत थैंक यू। शुक्रिया।